हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड। यानी कि फिजिक्स में हम कौन कौन से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं और बेसिकली हम कुछ आने वाली क्लासेज में और इस क्लासेज में मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए नए हैं और जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। नॉर्मली तो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज होता है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैथमेटिक्स की जो 11th-12th की मैथ से रिलेटेड होता है, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ 2-3 क्लासों में। तो आज की क्लास में हम जो है इंटीग्रल एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस एक मैथमेटिकल जो है कॉन्सेप्ट है और इसमें दो तरह का कैलकुलस हम पढ़ेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो दो तरह का होता है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स या उसके कुछ फॉर्मूले जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो एग्जाम्पल्स या ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ पर आज मिलेंगे वो आपको याद होने चाहिए, ताकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उन फॉर्मूलोज का हम कई बार यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हमें आसानी से वो डेरिवेशन में जो स्टेप आई है वो हमें समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। और इसके लिए मान लेते हैं सपोज वी हैव ए क्वांटिटी y whose वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ए सिंगल वेरिएबल x। यानी कि y एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक वेरिएबल x पर क्या करती है, डिपेंड करती है। x क्या है, वेरिएबल है, और y क्या है, y इज ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल x। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। जैसे कि अगर अपन इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, और x क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। और f ऑफ x का मतलब है कि ये x का कोई फंक्शन है। तो फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स, whatever will be the function of x। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हम इस y का और इस x का ग्राफ प्लॉट करें, तो y को जैसे हमने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है और जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है। तो ऐसे ग्राफ आप लोगों ने 9th-10th में कहीं ना कहीं प्लॉट किए होंगे। तो अगर हम इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ प्लॉट करें इन जनरल, तो ये ग्राफ, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पर दिखाई हुई है, इसके रूप में आएगा, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ हमें मिलता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। क्लियर। अब इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ पे हमने कोई दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। अब ये पॉइंट P और पॉइंट Q क्या है, पॉइंट P इस ग्राफ पर ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। पॉइंट Q वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाने वाली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। ये लाइन आपको दिख रही होगी, ब्लैक लाइन। ये पॉइंट Q और पॉइंट P को मिलाने वाली क्या है, लाइन है। ठीक है, तो कंसिडर द पॉइंट P ऑन द कर्व whose coordinates are x and y and another point Q whose coordinates are x plus delta x and y plus delta y। तो हमने जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, P और Q को मिलाने वाली जो लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, ठीक है, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। तो मैथमेटिकली आप लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा होगा। तो ये स्लोप जो है वो लिखा जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। ठीक है, स्लोप, स्लोप किसका, P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का। तो वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से देखो टेन थीटा क्या होता है, स्लोप क्या कहलाता है, स्लोप जो है वो उस लाइन का क्या हो जाता है, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसके साथ में जो एंगल बनता है, वो स्लोप जो है वो क्या हो जाता है, उस एंगल का टेंजेंट, यानी कि टेन थीटा। तो जो स्लोप होता है उसको क्या लिखते हैं, टेन थीटा। अब अगर हम इस डायग्राम से देखें, तो इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा। तो टेन थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आप समझ सकते हैं पी क्यू और आर, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लें, तो ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। यहाँ पर ये पी से और आर की डिस्टेंस जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, डेल्टा एक्स। और क्यू से और आर की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा वाई। तो टेन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, वो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन
डेल्टा एक्स। तो ये जो टेन थीटा है ये कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यही लिखा है, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड p, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, और नीचे क्या है x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो ऐसे आपका ये स्लोप जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात हुई कि p और q जो लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक चीज तो ये हुई। दूसरा, मान लीजिए जो पॉइंट Q है वो मूव्स अलोंग द कर्व टुवर्ड्स P, जो पॉइंट Q है वो P की तरफ मूव करता है। इन दिस प्रोसेस डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स डिक्रीजेज एंड अप्रोचेज जीरो। यानी कि जो हमारा पॉइंट Q था वो धीरे धीरे, जो पॉइंट Q यहाँ पर था, कहीं हम लोगों ने पॉइंट Q यहाँ पर माना हुआ था, अब ये पॉइंट Q क्या है, धीरे धीरे पॉइंट P की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ऐसा जब ये होगा पॉइंट Q की तरफ, पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P की तरफ मूव करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो डेल्टा वाई की वैल्यू है और डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी धीरे धीरे, और फाइनली वो क्या करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है, इन द लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इस लिमिट में जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो जीरो नहीं होता है ना, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये टेंड्स टू जीरो, यानी कि इनकी वैल्यू बहुत कम है, जीरो के बहुत पास में है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, ये टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो की तरफ मूव कर रहा है, बट जीरो नहीं है। ऐसा नहीं करें कि डेल्टा वाई जीरो रख दिया आपने या डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया। द लाइन बिकम्स ए टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। तो जो लाइन पी और क्यू को जोड़ने वाली जो लाइन थी, पी और क्यू को जोड़ने वाली जो लाइन थी, अब इस लिमिट में वो लाइन क्या बन जाती है, एक टेंजेंट बन जाती है ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट p पर, क्योंकि हम q को मूव करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो लाइन थी p और q को ज्वाइन करने वाली, जब p और q बहुत पास पास होंगे इस लिमिट में, p और q को हम एक ही पॉइंट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, और जो लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाली वो क्या बन जाती है, एक टेंजेंट बन जाती है एट पॉइंट p। तो ये लाइन आपकी वो टेंजेंट बन जाती है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कैसे लिख सकते हैं, फिर से वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो स्लोप उस लिमिट में क्या लिखा जाएगा, तो स्लोप लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, द टेन थीटा अप्रोचेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, और इस स्लोप को हम क्या लिखते हैं, एम। किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो एम इन दिस केस क्या हो जाएगा, लिमिट क्या रहेगी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो यहाँ से ये जो डेल्टा एक्स था हमारा, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x प्लस डेल्टा एक्स, और जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है उस केस में ये जो पॉइंट है ये धीरे धीरे खिसकता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, p पर आ जाएगा, x पर आ जाएगा। तो इन दैट केस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये इस एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जाएगा। तो स्लोप जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तो उस कंडीशन में, उस लिमिट में स्लोप को इस फॉर्मूले से लिखा जाता है। तो ये जो रेशो होता है, लिमिट, द लिमिट ऑफ द रेशो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि ये जो स्लोप है या ये जो रेशो है, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है कि द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इन द लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इज रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो स्लोप, ये जो डेरिवेटिव होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द, ये जो डेरिवेटिव होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई, यानी कि एट द पॉइंट p। so we can write the definition of derivative as dy upon dx। ये डेरिवेटिव को लिखने का एक्सप्रेशन होता है dy upon dx। y क्या है, f of x, तो df upon x भी लिख सकते हैं अपन इसको। और इसका जो मीनिंग है या डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इन द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और फिर उसका आगे का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना है कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है। dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एट द पॉइंट, ठीक है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ये होगा। ये दोनों हमें याद रखने होंगे डेरिवेटिव के लिए। तो ये तो हमारे कुछ ऐसे ज्यादा यूज के लिए नहीं है, ये केवल समझने के लिए कि डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये हमेशा याद रखना। किसी भी डेरिवेटिव को हम निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव का मतलब है कि उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो एक तो एक जो है रूल्स होते हैं, कह सकते हैं। तो एक रूल क्या सा है इसमें, डी वाई डी एक्स। तो ये तो हमारा क्या मतलब हो गया, डी वाई डी एक्स का मतलब है कि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन क्या है हमारा ए यू। और यहाँ पर ये यू और वी, जैसे कुछ चीजें में आपको यू मिलेगा, कुछ में वी मिलेगा। तो यू जो है, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो u और v जो है आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं x के, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dy dx ऑफ ए यू, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। हियर a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे कांस्टेंट के केस में a को आप बाहर रखेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो जो है चेंज नहीं होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, ये जो हमने लिखा है dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी कि x के रेस्पेक्ट में y किस तरीके से चेंज होता है, जैसे जैसे x चेंज होगा y भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि हम a और u जो है उनकी रेट देख रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। चूंकि एक कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा, तो वो डिफरेंशियल से बाहर रखा जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है जहाँ पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे। तो a du बाई डी एक्स वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, और u का जो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। एक होता है du बाई डी टी। हमने कहा कि u इज ए फंक्शन ऑफ x, लेकिन हम u का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो आप एक जस्ट फॉर नॉलेज, ये मे भी आपके कहीं काम आए, तो आप इसको याद रखें, du बाई डी टी इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से अगर अपन dx से dx कैंसिल कर दे तो ये du बाई डी टी बन जाता है। बट इसको लिखने का मीनिंग क्यों है, क्योंकि u जो है वो t पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, u किस पे डिपेंड करता है, x पे। और फिर x जो है वो कोई फंक्शन होगा किसका, t का। तो उस केस में इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। तीसरा है आपका डी वाई डी एक्स ऑफ यू बी। अगर कोई दो फंक्शन है एक्स के जो कि मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन किया जाएगा डीवी बाई डी एक्स, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरीके से ये जो है दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखें तो उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। एक होता है प्लस के रूप में अगर लिख दिया जाए दो फंक्शंस को, जो एक्स के फंक्शन है उनको अगर प्लस के रूप में लिखा है, एडिशन के रूप में लिखा है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दिया जाएगा। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है आपका डी यू वाई डी वी, यानी कि हमें जो u है उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना है v के रेस्पेक्ट में। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में इसको ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, यानी कि u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला अपॉन v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। क्लियर। तो ये मे भी आपके काम आए, ये चीज आपके जरूर काम में आ सकती है। ये वाला फॉर्मूला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ये जस्ट फॉर नॉलेज हो गया आपको, ये जरूर हमारे काम में आएगा बार बार, ठीक है। और एक ये आपको कहीं काम में हो सकता है, और ये आप याद रखें। तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किए हैं, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। एक और होता है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स और यू अपॉन बी, दो फंक्शन है एक्स के जो कि रेशियो के रूप में दिए हुए हैं, यू और बी के रूप में, यू अपॉन बी के रूप में। तो उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारा रहेगा, इसमें v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर।
अब कुछ फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, उनके जो स्टैंडर्ड कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं या स्टैंडर्ड फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव हैं, वो हमें याद रखने होते हैं डायरेक्टली। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में x की पावर n, और x की पावर n का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dy dx x की पावर n। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया x की पावर n कोई, और इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्टली यूज होता है। तो dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। बाकी और जो है वो आप याद रख सकते हैं जितने याद रखें, बाकी ये वाला फंक्शन आपको जरूर से जरूर याद रखना है x की पावर n। साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का करें तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर हो जाता है 1/x, और एक्सपोनेंशियल एक्स जो होता है ई की पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद होना चाहिए, एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, कौन सा, डी वाई डी एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको 2x क्यूब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, y इक्वल टू y इक्वल टू 2x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx, और क्या हो जाएगा 2x3 2x क्यूब। अब 2 जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, जो हमारा पहला फॉर्मूला उसके पहले रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा dy dx और x क्यूब। अब ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 3, हियर n इक्वल टू कितना है 3, तो फॉर्मूले में यूज करेंगे तो क्या हो जाता है n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 x की पावर 3 माइनस 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये हमारा आंसर, इजी। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन जो होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं x की पावर n टाइप से, उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में आप करके देख सकते हैं y इक्वल टू 3x की पावर 4/3, इसका आप करके देखेंगे इसका dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव क्या आता है, और ये आप जो हमारा यूट्यूब का वीडियो बनेगा उसमें आप कमेंट के रूप में अपना आंसर वहां पे डालेंगे। फिर बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल मैथमेटिक्स चल रही है, लेकिन आपको जो मैंने ब्रैकेट में जो बॉक्स में बंद करके आपको जो फॉर्मूले बताए हैं वो अगर आप याद कर लेंगे, और एक फिजिकल मीनिंग की भाई ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है और इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, ये सफिशिएंट रहेगा। सपोज ए वेरिएबल force f of x on a particle in its motion along x axis from x equals to a to x equals to b। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस क्या काम आती है, उससे हम यहाँ पर देखना, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस क्या काम आती है उसके लिए हम सब देख रहे हैं, बाकी तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपको बताया जा सकता है। तो द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द वर्क डन w by the force on the particle during the motion। अगर कोई वेरिएबल फोर्स होता है, तो अगर वेरिएबल फोर्स का अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल टू v, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका वर्क जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर मान लीजिए फोर्स जो है एक कांस्टेंट फोर्स है, ये एक कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ है, जैसे कि फोर्स कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स a से b तक फोर्स क्या है कांस्टेंट है। अगर हमें इसका वर्क कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाता है वो वर्क इज द एरिया ऑफ द शैडो रीजन, ये क्या कहलाएगा इसका वर्क, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो। लेकिन अब इसका एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा W इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा B माइनस ए, ऐसा इसका फॉर्मूला लिख के और हम इसमें वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा,
और जब इसका वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क फिर से क्या हो जाएगा, ये शेडो रीजन बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये शेडो रीजन क्या कहलाएगा, वर्क। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि ये डेफिनेट शेप में तो है नहीं जिसका फॉर्मूला हमें पता हो, तो उस केसेस में जिसमें कि इस तरह के एरिया हमें कैलकुलेट करने होते हैं जो कोई डेफिनेट शेप के नहीं होते हैं, तो वहां पर ये इंटीग्रल कैलकुलस जो यूज की जाती है। ठीक है, नॉर्मली आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनके एरिया आपको पता है, लेकिन आपको इरेगुलर शेप दे दी जाए ऐसा कोई, तो अगर आपसे बोले कि इसका एरिया कैलकुलेट करो तो आप नहीं कर सकते, तो उस केस में ये इंटीग्रल कैलकुलस काम में आती है। So to calculate the area under this curve, divide the interval on x-axis from a to b into a large number n of small intervals। तो हम क्या करते हैं कि जो एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम जो x इक्वल टू a से और x इक्वल टू b तक का जो एरिया है या जो इंटरवल है उसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b तक। तो वो इंटरवल्स कौन से हो जाते हैं, जैसे कि पहला हमारा इंटरवल हो जाएगा x0 से x0 इक्वल्स टू a से x1 तक, दूसरा इंटरवल हो जाएगा x1 से x2, x2 से x3, और इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे हम xn-1 से xn, और xn इक्वल्स टू क्या है हमारा लास्ट b। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में इस पूरे जो है इंटरवल है a से b तक के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिप या एक पार्ट आपको शो किया हुआ है यहाँ पर ये शेडो रीजन के रूप में, और ये कौन सा इंटरवल है, कोई आई वाई इंटरवल है, और जो कहां से कहां तक है, xi-1 से xi तक, और इसकी जो विड्थ है xi-1 से xi, तो इसको लिख सकते हैं विड्थ को हम डेल्टा x, तो वो हो जाएगा xi माइनस xi-1, तो ये हो जाएगी विड्थ ऑफ दिस इंटरवल, और ये क्या है विड्थ, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो स्ट्रिप यहाँ पर बनी हुई है इस स्ट्रिप की क्या है, ये चौड़ाई है, और ये जो इंटरवल हमने लिया है ये स्मॉल इंटरवल्स जो हमने डिवाइड किए हैं एन, तो ये सभी के लिए विड्थ क्या ले हम बराबर ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स जो है वो सभी स्ट्रिप्स के लिए क्या है बराबर है, फ्रॉम ए टू बी एन इंटरवल्स के लिए। सो द एरिया अंडर द कर्व इज दस डिवाइडेड इनटू एन स्ट्रिप्स, तो पूरा जो एरिया है इस कर्व के अंदर वो ऐसी छोटी छोटी एन स्ट्रिप्स में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया है। ईच स्ट्रिप इज अप्रोक्सीमेटली ए रेक्टेंगल सिंस द वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए स्ट्रिप इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप बनी हुई है, एक छोटी स्ट्रिप बनी है, जो हमने यहाँ पर ये स्ट्रिप बनाई है, उस स्ट्रिप के लिए एफ ऑफ एक्स का जो वेरिएशन है वो बहुत कम है। ठीक है, अगर हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें तो उसमें एफ ऑफ एक्स का वेरिएशन बहुत कम हो जाएगा, और एफ को या जो फोर्स है उसको हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इन दैट केस द एरिया ऑफ ith strip shown in figure is then approximately can be written as delta ai equals to force, यानी कि जो रेक्टेंगल के एरिया लिखते हैं तो फोर्स इनटू उसकी विड्थ, स्ट्रिप की विड्थ, तो वो xi-1, तो उसको क्या लिखा है हमने, f डेल्टा x, डेल्टा x is the width of the strip। So the total area under the curve is then a equals to summation I equals to 1 to n delta ai या summation I equals to 1 to n f of xi delta x। हमने कितनी स्ट्रिप बनाई है, ऐसी n स्ट्रिप बनाई है, तो स्ट्रिप का नॉम जो नेम है वो i से लेकर 1 से लेकर और n तक चलेगा, जैसे 1 2 3 4 so on n तक। So the summation will be done from I equals to 1 to n। The limit of this sum as n goes to infinity is known as integral of f of x। तो यहाँ पर ये क्या नई चीज आएगी, इंटीग्रल कब बोलेंगे, अभी तक तो ये समेशन कहलाता है, इसको बोलते हैं सम करना, या ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को। समेशन का मतलब होता है सम करना। तो वहन जब n गोज टू इन्फिनिटी, यानी कि जब हम बहुत सारी स्ट्रिप्स इस तरह की बना लेते हैं, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा नंबर में बनाते हैं, तब ये जो समेशन है ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स फ्रॉम ए टू बी। और इसका जो सिंबल है, इसका एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंटीग्रल को या इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाता है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विच इज रिटन बाय इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, a टू b, कहां से कहां तक कर रहे हैं हम सम, a से b तक, f ऑफ x और dx। क्लियर? A most significant mathematical fact is that integration is in a sense an inverse of differentiation। जो integration होता है वो differentiation का क्या होता है,
अपोजिट होता है या इनवर्स होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है घटाना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। सपोज वी हैव ए फंक्शन g ऑफ x whose डेरिवेटिव इज f of x, तो उसको कैसे लिखेंगे, f of x इक्वल्स टू dy dx g of x। क्लियर, मतलब g of x का डेरिवेटिव क्या है, f of x, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, f of x इक्वल्स टू dy dx g of x। The function g of x is known as the indefinite integral of f of x and is denoted as g of x equals to इंटीग्रेशन f of x dx। तो हमने क्या बोला था कि g of x का डेरिवेटिव क्या है, f of x, तो f of x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, g of x। तो ये एक दूसरे से क्या है, इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। और ये जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f of x। तो इस तरीके से जो इंटीग्रल होते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है वो दो तरह का होता है। एन इंटीग्रल विद लोअर एंड अपर लिमिट्स इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। ऐसा इंटीग्रल जिसमें लोअर और अपर लिमिट होती है, समेशन करने के लिए हमें कोई लिमिट दी हुई होती है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कोई दो लिमिट आपको दी गई है, तो वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। और जब ऐसा इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो एक नंबर के रूप में हमें मिलता है। और इस डेफिनेट इंटीग्रल को इस फॉर्मूले के रूप में आप याद रख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू बी f of x dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे f of x का तो क्या फंक्शन मिलेगा, g of x, और इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम a टू b। तो सबसे पहले तो उसमें अपर लिमिट यूज करते हैं g of v माइनस फिर लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करने का ये मेथड होता है जब डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ हो। क्लियर, इंडेफिनेट इंटीग्रल हैज नो लिमिट्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको, इंडेफिनेट है, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये एक फंक्शन के रूप में हमें मिलेगा आफ्टर इंटीग्रल। तो g ऑफ x जो है एक फंक्शन होगा, यानी कि हम f ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x का ही कोई फंक्शन मिलेगा दूसरा, और उसको क्या लिखेंगे, g ऑफ x। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये दोनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो पहला हुआ, और ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए, एक तरीके से एक्सप्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम करना। अब कुछ कॉमन हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये फॉर्मूला है, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था x की पावर n का, ऐसे ही यहाँ पर भी x की पावर n का इंटीग्रल हम करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हियर n कैन नॉट बी माइनस वन। ये इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स का हो जाता है log x, साइन x का करेंगे तो माइनस cos x का करेंगे तो साइन x, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही आता है। अब जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल बताऊं आपको, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब एक एग्जांपल लें हम यहाँ पर, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब हमें निकालना है, यानी कि x क्यूब का हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई फंक्शन हो गया ये x का, x क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या है, 3। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा 1/4 x की पावर 4। ऐसे और भी कर सकते हैं, जैसे कि x की पावर 2/3 dx, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n की जगह पर क्या हो जाएगा 2/3, तो x की पावर 2/3 प्लस वन अपॉन 2/3 प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा, ये 5/3। तो इसको लिख सकते हैं 3/5 x की पावर 5/3। और भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -4 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n की जगह पर क्या लिखेंगे, -4, तो -4 प्लस वन अपॉन -4 प्लस वन इक्वल्स टू, अब देखेंगे -4 प्लस वन क्या हो जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा -1/3 x की पावर -3। ये इसको लिख सकते हैं -1/3 x क्यूब, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग करके देखेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx एंड इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 -3/2 dx, x की पावर -3/2 dx। ये आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे और इसके जो आंसर होंगे वो आप हमें पोस्ट करेंगे। कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग, तो यूजफुल रूल्स कौन से इंटीग्रेशन में, तो एक होता है c f of x dx। तो f of x कोई फंक्शन हो गया, इसके साथ में c कोई कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं जैसा कि डिफरेंशिएशन में रखते हैं। तो सेम लेट f of x इक्वल्स टू f of x dx, इंटीग्रेशन f of x dx इक्वल्स टू, हमने कैपिटल f of x से लिखा है, तो देन f of c x dx इक्वल्स टू 1/c f of
सी एक्स होता है। हालांकि ये फॉर्मूला आपके कब मोस्टली यूज नहीं आता है, ये जो मेन फॉर्मूला है या तो ये आपके यूज में आएगा, जो एक्स की पावर एन है वो आपके यूज में आएगा, और एक आप इसको याद रख सकते हैं जिसमें कि दो फंक्शंस जो हैं एक्स के उनको ऐड करके और उनका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, इंडिविजुअल फंक्शंस के इंटीग्रेशन करके और उनका ऐड कर दिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और एक ये फॉर्मूला और दूसरा एक्स की पावर एन। तो कुछ 2-3 फॉर्मूले रहेंगे यहाँ पर जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, थैंक यू।